अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट ज़मीर सुल्तान एंड यू आर वाचिंग AW राइक। आज हम डॉक्टर साहब के साथ हैं, डॉक्टर वलीद साहब के साथ, और ओपिनियंस एंड रिव्यूज़ वाला सेशन हमारे प्रोग्राम का चल रहा है। उससे तो आप बड़े अच्छे तरीके से अब वाकिफ़ होंगे, क्योंकि जितने प्लेयर्स के, जितने स्पोर्ट्समैन, जितने आम रेसलर्स के माशाल्लाह रिव्यूज़ आ चुके हैं, नेशनली भी, इंटरनेशनली भी, बाहर से भी भेजे हैं। तो आज हम उसी सिलसिले में डॉक्टर साहब के साथ हैं। डॉक्टर साहब को आपने इजी बिल्कुल नहीं लेना, ये नहीं समझना कि यार ये सिर्फ डॉक्टर साहब हैं तो ना 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 इजी बिल्कुल नहीं लेना। तो माशाल्लाह, बल्कि ये आपको भी ख़ुद अपनी ज़ुबानी बताते हैं कि इन्हें कब से आर्म रेसलिंग का शौक़ था और है भी, और कब से इन्होंने आर्म रेसलिंग, मेरा ख्याल है मेरे जमन तो भी पहले तो माशाल्लाह आर्म रेसलिंग में जान देने, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो और कब से इन्होंने स्टार्ट की, कैसे खेला, और उसके बाद प्रोफेशनली टेबल पर कब आए, थोड़ा बहुत हम इनके बारे में जानते हैं, फिर हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी एक्चुअली जो आर्म रेसलिंग का मेरा आप कह लीजिए कि फ़र्स्ट एक्सपोजर है वो मैच लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो फ़ख्र पाकिस्तान 2018 है। उससे पहले मैं 2016 में 15 में फ़र्स्ट टाइम एक टेबल पे आया था। लेकिन जो एक आर्म रेसलिंग का शौक़ है वो मेरा गालिबन 96-7 से है, और दोस्तों के साथ अपनी क्लास में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, तो कॉलेज लेवल पे इवन 98-99 में जब FSC में था तब भी हमारे कॉलेज लेवल के कुर्सियों पे बैठ के जो होते थे मैचेस, उनमें मैं पार्टिसिपेट करता था और अपनी लीग के अंदर स्ट्रॉन्ग पीपल में आता था। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो है आर्म रेसलिंग का। अच्छा डॉक्टर साहब, टॉपिक की तरफ भी आ जाते हैं साथ साथ। तो जो लास्ट ये सुपर फाइट्स हुई हैं इस्लामाबाद में, आपने भी माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया, फिर आप पार्टिसिपेट भी आपने किया, उसके अलावा आप ऑडियंस भी थे वहाँ पर। आपने वो सारा जायज़ा, क्या आपकी नज़र में क्या था मैचेस का, थोड़ा बहुत क्लियरली बताएं। वैसे काफ़ी हद तक हमें पता चल चुका है, आप बता देंगे ज़रा और बेहतर तौर पर, जो है हम समझेंगे इन सारी बात को। देखें, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं क्रिटिक करूं, तो क्रिटिक तो बहुत से लोग करते हैं। मैं आपको सिर्फ वो बातें बताऊंगा जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी। तो एज अ साइलेंट ऑब्जर्वर मैं अपना आपको इनपुट दूंगा, और दूसरा एज अ प्लेयर अपना इनपुट दूंगा। पहली चीज़ ये कि जब कोई टूर्नामेंट या कोई कंपटीशन या कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म पे अरेंज होता है, मैच या सीरीज़ ऑफ मैचेस, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। उसमें एक स्टार्ट होता है, एक बॉडी ऑफ द प्रोग्राम होता है, और एक एंड होता है। यूजुअली स्टार्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो स्टेज पर या डाइस पर आकर बताते हैं कि जी ये इवेंट इस तरह से होगा, 2 रेफरी होंगे, क्राउड ने बोलना नहीं है, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है जी। उसका फ़ायदा ये होता है कि ऑल दो क्राउड को ये पता होता है सारी बातों का, लेकिन वो एक रीकैप हो जाता है पहले से। तो अब ये एक बेसिक बात है, इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा माइक की ज़रूरत नहीं, आपको कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये बंदा खड़ा होकर चेयर पे भी ये बयान कर सकता है। हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, जब हमारे पास सेकंड ईयर या थर्ड ईयर आती है या फर्स्ट ईयर आती है, तो वो बच्चे बड़े रैंडमली स्कैटर्ड होते हैं, हम उनको इसी तरह समझाते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का, कि सारे के सारे बंदे, प्लेयर्स और उनके जो स्पेक्टेटर्स हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएँ। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं एज अ पासर बाय आपको बता रहा हूँ कि ये क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज थी जो कि किसी भी टूर्नामेंट को हुस्न देती हैं, उसको मुज़य्यन करती हैं, अडॉर्न करती हैं। तो इस तरह की कमियाँ थी। फिर प्रोग्राम जब स्टार्ट होना है तो कोई अल्लाह के नाम से शुरू कर दें, कोई बिस्मिल्लाह, कोई सूरह फातिहा, कुछ भी, कि एक बरकत के लिए। रैंडमली एकदम मैचेस स्टार्ट हो गए, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब हाइप वाले मैचेस आए तो उस वक़्त बजाय कि क्राउड को काम डाउन किया जाता, उनको बिल्कुल लेट लूज़ कर दिया गया, और वो एक जम्मे गफ़ीर की तरह शाउट करने लग गए। उसका नुकसान ये हुआ कि प्लेयर्स का जो एक फोकस होता है वो चेंज हो गया, जो भी मैच वहाँ खेल रहे थे। फिर एक ख़ास मैच को इतना तूल दे दिया गया कि जिनका मैच बाद में आना था, दे लॉस्ट इंटरेस्ट। कराची से जो साहब आए हुए थे, उनके मैं व्यूज़ पढ़ रहा था फेसबुक पे, उन्होंने भी ये बात की, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं बातों को एनोनिमस रखना चाहता हूँ, कि यार इतना लंबा हो गया कि एग्जॉस्ट हो गए सारे।
अब ये सोचें कि जब एक मैच इतना तूल पड़ गया तो अभी उस मैच का रिजल्ट बाकी था, तो उस मैच के जो खिलाड़ी थे वो कितने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए होंगे कि अभी जो लोग सिर्फ देख रहे थे वो इतना एग्जॉस्ट हो गए मैच को देखने वाले, तो जिन्होंने खेला और उसके बाद फिर वो रिज़ल्ट इतना डिले हो गया वो कितने एग्जॉस्ट हो गए। तो ये एक पुअर आर्किटेक्चर था उस पूरी गेम का। फिर एंड कैसे हुआ कोई पता नहीं, किस तरह से ख़त्म हुआ, कोई एक वेलकम मैसेज कि जी कमेंट करना किसी को कि जी इसने ये जीता इसने ये जीता, नथिंग, इट जस्ट हैपेंड हैपहैज़र्डली। अब मैं आपको बताऊंगा एज अ प्लेयर इस मैच से पहले मुझे पता था इसका रिज़ल्ट क्या होना है, क्योंकि सलमान खान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, उम्र में मुझसे तकरीबन 14-15 साल छोटा भी है। और जब ये मैच मेरा आज से 4 महीने पहले रखा तो मैंने प्लान ये किया था कि सलमान से मैच करके मैंने प्रैक्टिस करके अपने आप को बेहतर करना है और मैच में उसका रिज़ल्ट देखना है। अनफॉर्चुनेटली 23 तारीख को ईद के गालिबन दूसरे या तीसरे दिन बकर ईद के आई गॉट कोविड, और उसकी वजह से 2 हफ्ते तो कोविड में गुजर गए और उसके अगले 2 हफ्ते जो थे वो रेस्ट में गुजर गए कि रिकवर करने में। अब मेरे पास तकरीबन 20 या 25 दिन बचे थे, तो जितनी तैयारी मैं कर सकता था मैंने उसमें वो की। और आप ये सोच लीजिए कि 2.5 महीनों में मैं सिर्फ 2 या 3 दफ़ा टेबल प्रैक्टिस कर सका। तो अगर मैंने सलमान के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी करना था तो मैं कर नहीं सका। और टेबल पर मुझे इसकी जो पावर फील हुई, 3rd मैच मैंने उसने वो मजाक में ले गया। फर्स्ट मैच तो बड़े आराम से ख़त्म हो गया, सेकंड भी आराम से गया, 3rd मैच में वो थोड़ा मजाक कर रहा था मेरे साथ, लेकिन उस मजाक में वो पिन हो गया। मैंने उसको क्लेम भी नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं चौथा मैच कर भी लूँगा तो रिज़ल्ट कुछ बनना नहीं है। तो मेरे मैच की तो समरी ये, आई वॉज द वीकर वन एंड ही वॉज द स्ट्रॉन्गर वन, आई वॉज लेस इक्विप्ड विद माई टूल्स एंड ही वॉज मोर इक्विप्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मैच था लाहौर बीस्ट वर्सेस ज़रार आर्म रेसलिंग क्लब का, जो मेन मैच ही आप कह लें, तो इसमें सोशल मीडिया पर स्पेशली फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे तो खैर अन्नी मची हुई है, फेसबुक पर इसको सरमद शाह भाई को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया कि ही इज़ द विनर। तो आप तो वहाँ मौजूद थे, सारा सिलसिला, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या ठीक है ये? ज़मीर भाई, बात यह है कि विन और लूज़ का जो दारोमदार है इस लेवल पर, मतलब आप देखें लिवान और डेव का मैच हुआ, हु वाज द विनर? लिवान। पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ठीक है जी। मैट मास्क और इसका इटालियन का क्या नाम लड़के का मैच हुआ, मैट मास्क हार गया। टॉड हचिंग्स का और ज़ोलोव का मैच हुआ, ज़ोलोव जीत गया, ठीक है, ऑल दो मैच चाहता था टॉड जीते। तो जो जीत गया वो जीत गया, उसमें कंट्रोवर्सी नहीं है। कंट्रोवर्सी वहाँ पे होती है जहाँ पर कुछ नॉर्म से हट के हो, वहाँ पे फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है। अब इस मैच के ऊपर ज़रार ग्रुप पर एक पोस्ट लग गई कि जी सरमद शाह इज़ द विनर। क्या सरमद शाह इज़ द विनर जस्ट एज लिवान वन ओवर डेव? जिस तरह लिवान डेव से जीता, जिस तरह मैट मास्क हारा दूसरे लड़के से, या जिस तरह टॉड हचिंग हारा ज़ोलोव से? नो, ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि मैच ख़त्म ही नहीं हो सका। अब अगली बात ये आ जाती है कि उस्मान बट ने सरमद को कहा भाई आप जीत गए, मैं हार गया। अगर सरमद इस तरह की जीत लेके खुश है तो आई एम सॉरी, अगर मैं सरमद की जगह हूँ तो मैं तो खुश ना हूँ। मैं तो चाहूँ कि जब तक मेरे ओपोनेंट का हाथ पिन नहीं होगा मेरी रूह को तशफ़ी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अब शेर इसलिए क्योंकि वो अपना शिकार खुद करता है। शेर किसी लगड़ बगड़ के शिकार के ऊपर पंजे नहीं डालता। इसलिए विनर मेरी नज़र में वो है जो खुद कहे मैं विनर हूँ, उसको मनवाने की ज़रूरत ना हो। जिसके सपोर्टर उसको विनर बना रहे हो, मेरे नज़दीक वो विनर नहीं है, इरिस्पेक्टिव कि वो उस्मान बट है या वो सरमद शाह है, दोनों में से कोई है। अगर सरमद शाह समझता है वो विनर है तो ठीक है, वो विनर है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने नोट किया है सोशल मीडिया पे, स्पेशली व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आपको बड़ी आवाम जुड़ी होती है। ओ जी ये हो गया, जी वो हो गया, जी फलाना टमकाना, आप अकेले इस साइड से लाहौर बीस्ट को, अपनी साइड को डिफेंड कर रहे होते हैं, सनी बट को। तो वो असल में क्या रोला फड्डा चल रहा होता है, किस चीज़ को लेकर जो है कि मज खोली है तुसी उन्हों दी की कमेटी खा गई उन्हों दी, आपने कभी नहीं उनसे पूछा कि यार आखिर ऐसा क्यों है? देखिए ज़मीर भाई, एक चीज़ होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, फ़हम का इख्तलाफ।
इसकी बुनियाद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की जो बुनियाद है वो है फ़हम का इख्तलाफ, कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुख्तलिफ बनाया और मुख्तलिफ सेटअप में हमारी जम पल हुई है। अब वो सेटअप जो है वो हमारी फ़हम और समझ को और फिर वो फ़हम हमारी ओपिनियन को शेप देता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी ओपिनियन पेश करूँ। मैं ओपिनियन को सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ, कभी एक एंगल से कभी दूसरे एंगल से, लेकिन मैं कभी किसी की ओपिनियन को गलत नहीं कहता, ठीक है। हाँ, मैं मशवरा दे सकता हूँ कि यार आपका ये ओपिनियन मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अटरली वो गलत है। अब इस वजह से फिर मेरे साथ लोग जो हैं वो शायद मेरी बात नहीं समझ पाते हैं, या मेरे पास लफाजी कम है समझाने के लिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इनफैक्ट अभी रिसेंटली मुझे जब पता चला कि वहाब ने मुझे बताया कि उस्मान बट ने बाहर जाकर कहा कि जी आप जीत गए मैच, तो मैंने इस पर मज़ीद बहस नहीं की उसके साथ, क्योंकि मुझे जब ये बात पता लगी, क्योंकि मुझे इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ से 8:10 पे 8 बजे निकला हूँ। उस्मान बट का मैच मगरिब के वक्त शुरू हुआ था, मगरिब होती 6:08 पे, जमात 5 मिनट पे। उस वक्त उसका दूसरे मैच की कंट्रोवर्सी पड़ी थी। अब 6 से 8 के दरमियान 2 घंटे मैच का कोई कंक्लूजन और मैच का नहीं कोई मामला हुआ। उस दौरान सारे मैचेस हो गए, मैच नहीं हुआ। 8 बजे के बाद कहीं जाके ये मामला हुआ, तो मेरे प्रेजेंस तक तो एरिना के अंदर कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर अपनी ओपिनियन दे रहा था। जब मुझे ये पता चला कि उस्मान ने, बिकॉज वो डिसअपॉइंट हो गया बहुत ज़्यादा कि जिस तरह से रेफिंग चल रही थी और जिस तरह से ओपिनियन ऐसे लोगों से लिए जा रहे थे जो ना ऑर्गेनाइजर्स में से थे ना रेफरीज थे, जस्ट एक गुडविल के ऊपर वो वहाँ मौजूद थे और उनसे ओपिनियन लिए जा रहे थे। तो इसके ऊपर वो प्लेयर डिसअपॉइंट होगा कि इतना हाइप वाला मैच है और इसके लिए हमारे पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है। तो उस्मान ने तो इस वजह से कहा कि मैं जीत गया और मैंने खेलना ही नहीं आज के दिन, प्लस वो ड्रेन हो गया हुआ था। मैं नेचुरल सी बात है, तो 2 घंटे तो मैं भी ड्रेन हो गया था तब तक। तो मेरा सिर्फ ये पॉइंट होता है जब मैं फेसबुक पे बात करता हूँ कि मैं अपनी ओपिनियन पेश करता हूँ और अगला अगर उससे कोई मेरी ओपिनियन गलत हो मैं विड्रॉ कर। अच्छा, ये बात तो उस्मान भाई के, उस्मान गनी भाई के, उस्मान बट साहब के भी इंटरव्यू में सामने आई है कि असल में क्या था, कोई थर्ड रेफरी का कोई पैनल था या इस तरह था, या किन की वजह से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि भाई इस तरह हो रहा है, मेरा मामला डिले हो रहा है, कभी वीडियो बना के भेजी जा रही है, कभी कोई आके इस तरह कर रहा है, कुछ इस तरह से। आपको क्या लगता है किस वजह से ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी? देखें, मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगा। एक बात का ताल्लुक आपके सवाल से नहीं है और एक का है। जिसका सवाल से नहीं है ताल्लुक, मैं वो क्लियर कर दूँ कि सरमद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उस्मान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इन दोनों ने ऐसा शो पुटअप किया है जो पिछले मेरे ख्याल से 5 सालों में मैंने नहीं देखा पाकिस्तान के अंदर, कम अज़ कम, कि इस लेवल पे जाके कि सरमद ने फुल ट्राई किया, उस्मान ने फुल ट्राई किया, दोनों एक दूसरे को पिन करना चाह रहे थे और वो बड़ा अच्छा है। तो इनकी एफर्ट्स को तो मैं कमेंट करूँगा। अब हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर की तरफ, कि जो एक इंतज़ामिया की बद इंतज़ामी थी कि सिर्फ उसका नतीजा है। किसी एक शख्स की तरफ मैं इशारा नहीं करता, क्योंकि शायद एक से ज़्यादा लोगों का इसके अंदर हिस्सा हो इस इम्पॉर्टेंट इवेंट को बद इंतज़ाम बनाने में, बद इंतज़ाम करने में। तो इस के अंदर मैं समझूंगा कि ज़्यादा कसूर इस बात का था कि ये चीज़ प्री डिसाइडेड नहीं थी कि अगर कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। हम अज्यूम कर रहे थे कि हम सब मैच्योर लोग हैं, हम वहाँ जाएंगे और हम सब बड़े हैं, क्या ही कोई फ्लॉ हो सकता है, क्या ही कोई फाउल हो सकता है जो हमें समझ ना आए, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका ताल्लुक जो है ना वो प्री मैच प्रिपरेशन के साथ था। वी weren't prepared for the event। अच्छा, फराज भाई भी वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने क्या ओपिनियन दिया था? मेरे ख्याल से तो फिर क्या सरमद शाह के हक में ओपिनियन गया सारा रेफरीज़ का, क्योंकि ज़रार आर्म रेसलिंग क्लब के ग्रुप पेज पर, फेसबुक के पेज पर डिक्लेयर होना विनर का, वो तो फिर यही साबित करता है कि वहाँ की ज्यूरी ने, रेफरीज़ ने तो डिक्लेयर कर दिया। अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ द सैड पार्ट कि फिर मैं वेट्स करूँगा कि जो एक कन्विंसिंग विक्ट्री होनी चाहिए थी, अगर वो विक्ट्री है तो वो कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं है। जिस विक्ट्री के लिए आपको ज्यूरी चाहिए हो, अदालत बुलानी हो, फैसला करवाने हो, वो कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं होती। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि या जीत गया या हार गया, जीत को सब जीत कहेंगे, हार को सब हार कहेंगे। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है फराज भाई का,
वो बड़े हैं हमारे, और आर्म रेसलिंग ज़्यादातर प्रमोट उनके थ्रू ही हुई, जितने बड़े नाम हैं उन्हीं के थ्रू बने, तो उनकी राय काबिल ताज़ीम है और उसको हम इम्पोर्टेंस भी देते हैं। लेकिन ये प्री प्लान नहीं थी कि फराज भाई भी वहाँ मौजूद होंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उनकी राय से ये मैच आगे ले चलेंगे, क्योंकि अगर ये प्री प्लान होती तो कम से कम सनी बट का ओपिनियन इसके ऊपर कंफर्टेबल होता। अब जब सनी बट को पता चला कि फ़ैसला फराज भाई से थ्रू होगा, तो हो सकता है वो इससे कंफर्टेबल ना होता, ये चीज़ उसके लिए अनकंफर्टेबल होती, बजाय कि हम किसी ऐसी बॉडी को सामने लेके आते जो कि न्यूट्रल होती। तो आई थिंक इस सब का ताल्लुक जो है ना वो प्री प्रिपरेशन के साथ है। देन अगेन मैं वो कहूँगा कि इसमें इस बात का भी ताल्लुक नहीं कि फराज भाई ने आके अपनी राय दी। अगर पहले से पता होता कि फराज, किसी को तो पता भी नहीं था कि फराज भाई ने वहाँ पे आना है, अगर पता होता कि जी फराज भाई एज ए थर्ड रेफ या न्यूट्रल रेफ या दो बंदा जिसके पास हम जाएंगे अपने मसले को लेके वो हैं, और ये बात उस्मान को पहले से पता होती, हो सकता है वो पहले कहता मैंने मैच ही नहीं खेलना, मैच से पहले कहता मैच नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का पता चला है कि जब मामला फराज भाई को बुलवा कर सुलझाया गया उस वक़्त सनी ने बैकआउट किया, जो मुझे इस बात का इंफॉर्मेशन मिली है कि ये मामला तो ना ऑर्गेनाइजर्स हैं, ना प्लेयर हैं, ना इनफैक्ट स्पेक्टेटर हैं, वहाँ बैठे भी नहीं हुए थे। तो अच्छा, तो डॉक्टर साहब कोई और सॉल्यूशन आप लोगों को उस वक्त समझ नहीं आया? कोई ऐसी बात कोई हो सकती थी कि मैच हो जाता या फिर फ़ैसला हो जाता वहाँ पर? जबकि मेरे सुनने में आया, इवन सनी ने भी कहा है, उस्मान गनी भाई ने भी कहा है कि भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम लोगों ने बैक ऑफ किया, या वो ड्रेन हो गए थे या हाइड्रेट हो गए थे। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर अब कह तो देते हैं, तो लेकिन कोई और सोल्यूशन नहीं था फिर इस बात का क्या आप लोगों के पास कि भी इससे अच्छा ये था कि भी चलो जी यार वापस ही चलने हैं यार? जी, उसमें ज़मीर भाई ऐसे था कि सोल्यूशंस तो होते हैं, लेकिन सोल्यूशन उस सूरत में होते हैं जब कोई मसले को सॉल्व करने के लिए चार बंदे बैठें। सिचुएशन उस वक्त ये बन रही थी कि डिले की वजह से, अननेसेसरी डिले की वजह से मामला इतना तूल पकड़ गया कि सोल्यूशन की तरफ कोई गया ही नहीं। सिचुएशन ये बनी। और एक और चीज़ देन अगेन मैं कहूँगा कि मिस मैनेजमेंट के, अगर ये स्टार्ट से डिस्कशंस पहले होती कि यार अगर इस तरह की सिचुएशन बनेगी तो उसको हम कैसे निबड़ेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो शायद हम किसी पॉजिटिव सोल्यूशन पर जल्दी पहुँच जाते। मिसाल के तौर पे उस मैच को डिज़ोल्व करके एक री मैच कर लेते, ये सोल्यूशन हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हीट ऑफ द एनवायरनमेंट था, जो हीट ऑफ द गेम थी, उसके अंदर ये बात भी डिस्कस नहीं हो सकी, इला ये कि वो इम्प्लीमेंट होती। बाकी ये कि माशाल्लाह आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो कि कम से कम पाकिस्तान की जो आर्म रेसलिंग है वो न्यूट्रल बेसिस पे आगे ट्रैवल कर रही है, सबके ओपिनियंस ले रहे हो। और ओपिनियन लेने का मतलब किसी को लड़ाना नहीं है, मकसद ये है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। हम क्रिटिक नहीं कर रहे, हम अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। इजहार राय क्रिटिक नहीं है, ठीक है? क्रिटिक का मतलब है गिला शिकवा। तो ये आपको मैं कमेंट करता हूँ आपकी एफर्ट्स को, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद खैर और बरकत अता फरमाए।